नमस्ते सभी को। देखिए, इतिहास विषय के अंदर हम मिडिवल हिस्ट्री का मुग़ल पीरियड पढ़ रहे थे। मुग़ल साम्राज्य जो कि एक लंबे समय से भारत के ऊपर अपना विभवमान, अपना दिदित्यमान जो सितारा वो बनकर उभरा था। अनेकों प्रकार की इसने शासन की नीतियाँ चलाई थी। उन्हीं नीतियों के बदौलत इन्होंने एक नवीन मार्ग अनुसरण किया था भारत में, और तुर्की सत्ता का विघटन करने के पश्चात मुस्लिम सत्ता का इन्होंने लंबे समय तक अपना कीर्तिमान स्थापित किया था। उन कीर्तिमान को स्थापित करने में एक शासक का नाम आता है अकबर। तो अकबर जो था उसके बारे में हमने कल थोड़ा पढ़ लिया था। इसकी मतलब जो उदयपुर की जो जीत थी जयमल फत्ता और सिसोदिया, जयमल फत्ता और उसके नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई थी उदय सिंह के नेतृत्व में, वो पढ़ लिया वहाँ तक अपने। उसके बाद देखिए 1569 के अंदर, 1569 में जो गुजरात में अकबर है, वो अकबर रणथंभ और विजय की ओर प्रस्थान करता है। यानी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये चलता रहेगा। यानी 1556 से 60 बैरम का संरक्षण, उसके बाद 1562 तत्पश्चात वो पेटीकोट शासन, उसके पश्चात तीर्थ यात्रा कर, दास प्रथा समाप्त, जजिया कर, अनेकों प्रकार के कर वो बंद कर देगा। उसके बाद दीन इलाही, अनेकों प्रकार की योजनाएं लेके आएगा। तभी तो इसको अकबर महान कहा जाता है। एक दयालु शासक के रूप में इसका नाम लिया जाता है अकबर का। तो 1569 में होता क्या है कि अकबर है वो रणथंभौर विजय की ओर आगाज़ करता है। तो बताया जाता है कि उस समय रणथंभौर के अंदर बूंदी के जो हाड़ावंश है, बूंदी का जो हाड़ावंश है उसका शासक सुरजन राय शासन कर रहा था। जब यहाँ पर अकबर ने सेना भेजी तो बताते हैं कि रणथंभौर दुर्ग को घेर लिया गया, और रणथंभौर दुर्ग को जब घेरा गया तब बताते हैं कि जो सुरजन राय हाड़ा है वो अपनी अधीनता क्या कर लेता है, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। ठीक है। उसके बाद कलिंजर पे, यानी 1570 कलिंजर अभियान। देखिए, ये कलिंजर जो है वो यूपी के अंदर है, कलिंजर उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर 1569, वैसे तो 1570-69 एक ही बात है, क्योंकि ये दिसंबर के लमसम सेना भेजी थी और उसको 70 में जीता गया था। तो कलिंजर अभियान चलाया यहाँ पर, और यहाँ पर मजनू शाह के नेतृत्व में, मजनू शाह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी गई। मजनू शाह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी गई, और बताते हैं कि कलिंजर पर भी अकबर का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। देखिए 1569 अब 1570 जो कि राजस्थान के इतिहास में अपना एक बड़ा महत्व रखता है। यानी 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया। कौन सा दरबार लगाया? नागौर दरबार लगाया। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया। भी अकबर की देखिए, अपन चाहे और दक्षिण भारत की बात करें चाहे उत्तर भारत की बात करें, तो अकबर की नीतियाँ बहुत खतरनाक थी। लेकिन अकबर की जो राजपूत नीति थी वो बहुत ही अच्छी थी। अक्सर पीसीएस एग्जामों में ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि अकबर की जो राजपूतों की प्रति जो नीति थी उसका क्या परिणाम निकल कर आए, इसका वर्णन करो इस प्रकार से। तो अकबर जो था उसकी राजपूत नीतियाँ बड़ी अच्छी थी। वो चाहता था कि मुझे राजपूतों को विश्वास लायक बनाना है, मुझे राजपूत लोगों का व्यवहार पसंद है। और अकबर ये भी जानता था कि राजपूत जो लोग हैं वो कभी विश्वासघात नहीं करते। तो बताया जाता है कि अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगाया, जिसके अंतर्गत बताया जाता है कि लगभग राजस्थान की सभी रियासतों ने, लगभग देखा जाए तो राजस्थान की सभी रियासतों ने यहाँ पर अकबर की क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। बीकानेर के महाराजा व जैसलमेर के महाराजाओं ने अकबर के साथ अपने वैवाहिक संबंध बना लिए थे। क्या बना लिए थे? वैवाहिक संबंध बना लिए थे। क्या बना लिए थे? वैवाहिक संबंध बना लिए थे। ठीक है ना। उसके बाद अगर देखा जाए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। उसके बाद उदयपुर की तो बात छोड़ो, मेवाड़ रियासत की, तो ये 3-4 रियासतें छोटी छोटी रियासतें थी, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। उसके बाद एक जोधपुर का शासक भी था
अमीर, वो भी यहाँ पर कुछ मात्रा में इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। तो बताते हैं कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, मेवाड़ या एक दो छोटे राजाओं को अगर मिला लें तो उन्होंने अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बाकी लगभग देखा जाए तो सभी रियासतों ने अकबर की क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है। उसके पश्चात अकबर गुजरात अभियान लगाएगा। क्या लगाएगा? गुजरात पे। देखिए, सॉरी, 1571 गुजरात पर आक्रमण। गुजरात पर आक्रमण। देखिए हुआ क्या कि गुजरात जो था ना उस समय वो एक समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था व्यापार वाणिज्य के लिए, और उत्तर और दक्षिण भारत को मिलाने का जो मिड पॉइंट होता था वो गुजरात माना जाता था उस समय। तो बताया जाता है कि अकबर एक महत्वाकांक्षी राजा था। वो चाहता था कि पूरे भारत पर ऐसी कोई रियासत, ऐसी कोई सत्ता ना हो जो मेरे से परे हो, मैं सभी को मेरे नीचे लाना चाहता हूँ। तो बताते हैं कि 1571 में मिर्जा अजीज कोका, मिर्जा अजीज कोका, मिर्जा अजीज कोका के नेतृत्व में, मिर्जा अजीज कोका के नेतृत्व में यहाँ पर एक विशाल सेना भेजी गई। मिर्जा अजीज कोका के नेतृत्व में यहाँ पे विशाल सेना भेजी गई, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ का जो शासक था उसने स्वयं ही क्या कर ली, इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। क्या कर ली? अधीनता। देखिए इसके पीछे एक लॉजिक मिलता है कि ऐसा बताया जाता है कि अकबर यहाँ पर स्वयं एक बहुत बड़ी सेना लेके गया था। क्या लेके गया था? एक बहुत बड़ी सेना, यानी मिर्जा अजीज कोका के नेतृत्व में सेना भेजी गई। तो गुजरात के शासक ने एक बार तो यहाँ पर अधीनता इसकी स्वीकार नहीं की और मुगल सेना एक प्रकार से हार रही थी। तभी क्या हुआ कि अकबर स्वयं, यानी अकबर स्वयं फतेहपुर सीकरी से, अकबर स्वयं फतेहपुर सीकरी से यहाँ से चलता है और गुजरात पहुंचकर अहमदाबाद पे अधिकार कर लेता है। और ये ध्यान रखना, अकबर की एकमात्र ऐसी विजय थी जिसमें वो आक्रामकता का रूप अपनाता और सबसे तीव्र गति से आक्रमण करता है। यानी फतेहपुर सीकरी से ये गुजरात का जो रास्ता था, जो डिस्टेंस थी, वो 10 दिन में पूरी कर लेता है। कितने दिन में पूरी कर लेता है? 10 दिन में पूरी कर लेता है। और 10 दिन में पूरी करने के पश्चात बताया जाता है कि अकबर गुजरात पे अकबर क्या कर लेता है? अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। क्या कर लेता है? आधिपत्य स्थापित कर लेता है। अब जब सबसे बड़ी समस्या थी वो थी मेवाड़ पर आक्रमण। मेवाड़ पर आक्रमण। मेवाड़ पर आक्रमण। अब मेवाड़ पर आक्रमण देखिए, उस समय मेवाड़ का जो शासक हुआ करता था वो महाराणा प्रताप था। अब महाराणा प्रताप की अगर बात कही जाए तो मेरे हिसाब से हमारे राजस्थान हिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक जो अपने आप में अगर जब इसको हम पढ़ते हैं तो वीर रस की हमें अनुभूति होती है। यानी महाराणा प्रताप के बारे में अगर कहा जाए तो जितना इसके बारे में कहा जाए अतिशयोक्ति हो गई, कुछ नहीं कह सकते हैं अपन, इतने हमारे पास शब्द नहीं है कि इस वीर पुरुष के बारे में हम कुछ कहें। तब क्या हुआ कि बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये बहुत बार इसको मनाने का प्रयास किया कि आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लो और आप खुद चाहे मेवाड़ के शासक बने रहना, मुझे इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बताते हैं कि अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी मरते दम तक। और जिन ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, जैसे जयपुर के कछवाहा थे, जैसलमेर के भाटी थे, बीकानेर के थे शासक थे, इन्होंने जिन ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी थी, जिन्होंने मेवाड़ के राजाओं के साथ अनेकों प्रकार के ये व्यभिचार करते थे, तो इनसे ये नफरत करने लग गए। क्या करने लग गए थे? मेवाड़ के राजा नफरत करने लग गए थे। तब बताते हैं कि 1572 में, उसके बाद 1573, यानी ये तो मार्च 1572, उसके बाद जून, अक्टूबर 1573, उसके बाद दिसंबर 1573। यानी महाराणा प्रताप को मनाने के लिए सबसे पहले जलाल खां,
उसके बाद मान सिंह, उसके बाद भगवंत दास और उसके बाद टोडरमल। यानी ऐसा बताया जाता है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को मनाने के लिए, अकबर ने महाराणा प्रताप को मनाने के लिए 4 दूत भेजे थे। कितने दास बोले थे? 4 दूत भेजे थे। यानी पहला 1572 में, उसके बाद जून में, फिर अक्टूबर में, फिर दिसंबर में। यानी ये 4 दूत भेजे थे अकबर ने महाराणा प्रताप को मनाने के लिए, और कहा कि आप मेरे साथ संधि कर लो और आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन अकबर ने उनका जिन जिन को भेजा उनका एक ही उत्तर आया कि महाराणा प्रताप जो है वो आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। यानी सबसे पहले जलाल का के बाद मान सिंह के बाद भगवंत दास, उसके बाद टोडरमल। इन 4 व्यक्तियों को जब भेजा गया तब बताते हैं कि इन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन अन्य राजपूत राजाओं की तरह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। और वास्तव में इस वीर प्रतापी सेनानायक ने कभी भी अपने जीते जी जंगलों में चला गया, घास फूस की रोटियां खाकर अनेकों प्रकार के कष्ट सहे, लेकिन अकबर ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। देखिए आगे क्या हुआ। अब महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य अब युद्ध होगा, तो युद्ध के कई कारण बताए जाते हैं। सबसे पहला कारण तो ये कि अकबर की आंख का सबसे प्रमुख कांटा था महाराणा प्रताप, यानी संधि या अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करना। यानी अब हल्दी घाटी का जब युद्ध होगा तो इसके कारण क्या निकल के आएंगे कि अधीनता को स्वीकार न करना, अधीनता को स्वीकार न करना। यानी पहला कारण क्या निकल के आया कि अकबर ने अपने अनेकों प्रकार के दूत भेजे। 1570 में नागौर दरबार लगाया और कहा कि मेवाड़ के भी महाराणा वो मेरी क्या कर ले, अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत हैं वो आन बान शान के लिए लड़ते हैं, जीते हैं, हम जब तक जिएंगे मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला कारण तो ये आ गया कि अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करना। जब इसका दूसरा कारण देखा जाए तो राजपूत नीति को लेकर अकबर ये चाहता था कि जब सबके सब राजपूत मेरी अधीनता स्वीकार कर सकते हैं तो ये कौन है, यानी अकबर की साम्राज्यवादी नीति, अकबर की साम्राज्यवादी नीति के तहत हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाएगा। नंबर 3, अकबर महाराणा प्रताप को अपनी आंख का बहुत बड़ा कांटा मानता था और वो चाहता था कि इससे बड़े बड़े जो रियासत है, बड़े बड़े जो महाराजा, गुजरात जैसे स्टेट है, उन्होंने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली, तो ये है कौन। यानी महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी होना, महाराणा प्रताप को अपना शत्रु मानना। ठीक है, अब इसका एक इतिहासकार कर्नल जेम्स टोंड है ना, वो ऐसा बताता है मोहनोत्तरण श्री ख्यात के अनुसार कि एक बार देखिए यहाँ पर 1573 में मान सिंह है ना, वो महाराणा प्रताप से मिलने के लिए जाता है। देखिए क्या हुआ, एक घटना घटी कि महाराणा प्रताप से जब मिलने के लिए गया कौन, मान सिंह कौन, मान सिंह जयपुर का कछवाहा राजपूत, इन दोनों राजपूतित हो गए ना, तो वो अकबर का दूत बन गए, क्योंकि मान सिंह तो उसका दूत था बंगाल के, और उनको मनसबदारी दे रखी थी। जब उससे मिलने के लिए गया तब बताया गया कि एक झील के निकट महाराणा प्रताप को बुलाया गया। अभी मान सिंह वहाँ ठहर गया और उसको बोला कि महाराणा प्रताप को भेज दे मेरे से मिलने के लिए। तब बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया, और जब थाली लेके भोजन परोसा गया तब उसका बेटा भी उसके साथ खाना खाने के लिए नहीं आया। तब उसने कहा कि मान सिंह ने पूछा अमर सिंह से कि आपके पिताजी क्यों नहीं आए। तब अमर सिंह ने कहा कि मेरे पिताजी का सर दर्द कर रहा है। इस प्रकार से उन्होंने कोई बहाना बनाया। तब मान सिंह गुस्से में आकर बोला कि जल्द ही मैं एक बहुत बड़ी सेना लेकर आऊँगा और साथ में एक टेबलेट लेके आऊँगा जिससे आपके पिता का सर बहुत जल्दी ठीक करूँगा। तब अमर सिंह ने उनको एक कमेंट कर दिया, एक ताना मारा कि अगर जब आप आओ तो अपने फूफा जी यानी अकबर को भी क्या लेके आना, साथ लेके आना। जब इस प्रकार की बातें सुनी, जब उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची, तब वो जाकर एक बहुत बड़ी सेना का नियोजन करता है और बताते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना है वो कहाँ पर बनी थी। मतलब अकबर दुर्ग है का अजमेर के अंदर, जिसे अकबर का खजाना भी कहा जाता है, मैगजीन दुर्ग भी बोला जाता है। वहाँ पर इस दुर्ग की क्या बनाई जाती है, योजना बनाई जाती है, और इस युद्ध का जो नेतृत्व है वो मान सिंह करता है। देखिए मान सिंह
का ये एकमात्र सैन्य अभियान होगा जिसके अंतर्गत ये खुद क्या करेगा, युद्ध का नेतृत्व करेगा। तो बताया जाता है कि 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी 18 जून 1576 और एक इतिहासकार और गोपीनाथ शर्मा वो ना 21 जून बताता है भाई इसकी। बाकी हल्दी घाटी के जो शिलालेख है ना, हल्दी घाटी के अंदर जो शिलालेख मिला है वहाँ पर युद्ध की डेट मिलती है 18 जून 1576, जबकि गोपीनाथ शर्मा एक इतिहासकार है वो इसकी 21 जून बताता है डेट, 21 जून 1576, जबकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो 18 जून ही इसकी सत्य डेट मानी जाती है। बताया जाता है कि मान सिंह के नेतृत्व में और उधर महाराणा प्रताप के नेतृत्व में एक हल्दी घाटी यानी खमनोर की पहाड़ियाँ, ये खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद के आसपास है। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद हल्दी घाटी नामक स्थान पर एक तंग दर्रे के अंदर ये युद्ध लड़ा जाता है। देखिए महाराणा प्रताप के पास सेना बहुत कम थी और वो एक छोटी सी रियासत का राजा था। आप तो बहुत शक्तिशाली था लेकिन सेना कमज़ोर थी, मतलब सेना कम थी, और अकबर दिल्ली का शासक था और उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। इसलिए महाराणा प्रताप जानता था कि अगर खुले मैदान में ये युद्ध लड़ा जाएगा तो हो ना हो तो युद्ध में हार भी सकता है। लेकिन अभी क्या होता है कि 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के एक तंग दर्रे में बताते हैं कि मुगल सेना और उधर से राजपूती सेना यानी महाराणा प्रताप की सेना आमने सामने होती है। सबसे पहले जब युद्ध लड़ा गया तो महाराणा प्रताप की सेना मुगलों को तहस नहस करती है और एक तरफ से युद्ध का पलड़ा भारी हो रहा था। लेकिन और महाराणा प्रताप के जो घोड़ा था उसका नाम चेतक था और मान सिंह जिस हाथी के ऊपर बैठा हुआ था उस हाथी का नाम मर्दाना था। क्या था? मर्दाना हाथी के ऊपर बैठा हुआ था। अब देखिए बताते हैं कि किस्मत सभी का सब जगह साथ नहीं देती। महाराणा प्रताप ने क्या किया, अपने घोड़े चेतक के ऐंठ लगाता है, घोड़ा कूदता है और कूदने के पश्चात बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने मान सिंह जिस हाथी की मर्दाना हाथी के ऊपर बैठा हुआ था उसकी जो सूंड होती है उसके ऊपर उस दोनों टांग लगा देता है और अपने भाले से यानी अपना जो उसके पास भाला था उस भाले से महाराणा प्रताप मान सिंह की ओर फेंक कर मारता है। तब बताते हैं कि जो ऊपर ओहदा होता है ना हाथी के उसके नीचे छिप जाता है मान सिंह तो, और उसके पीछे जो महावत बैठा होता है वो मारा जाता है। तभी बताते हैं कि अब चेतक को ये आभास होता है कि उसने जो वार किया वो सफल होगा और नीचे आता है तब हाथी की सूंड में एक जहरीला खंजर लगा हुआ था। जब जहरीला खंजर लगा हुआ था तो उसकी टांग है वो टूट जाती है। यानी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का स्वाभिमानी घोड़ा, स्वामी भक्ति घोड़ा चेतक जो वो क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। अब जब युद्ध घायल हुआ तभी बताते हैं कि महाराणा प्रताप के भी एक भाला लगता है और वहाँ पर घायल अवस्था में हो जाता है। तभी एक झाला बिंदा नाम का व्यक्ति जो महाराणा प्रताप को अचेत अवस्था में देखकर उसके पास आता है और कहता है कि हे मालिक, आपको मेवाड़ की जनता को जरूरत है, आप यहाँ से युद्ध के मैदान से चले जाइए। अगर आप युद्ध के मैदान से नहीं जाओगे तो आपको एक बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। तब बताते हैं कि उसके जो राजपूती पोशाक थी, जो मुखौटा था, वो झाला बिंदा ने पहन लिया और महाराणा प्रताप जो है वो युद्ध के मैदान से प्रस्थान कर चला जाता है। अब जब वहाँ से चला गया तो उसके पीछे इसका एक भाई था सत्य सिंह, वो भी पीछे उसके चला जाता है क्योंकि भ्राता प्रेम यानी भाई का प्रेम उमड़ जाता है परिस्थितियों में देखकर। और बताते हैं कि वो पीछे से आवाज़ लगाता है और नीले घोड़े रा अश्वार। तभी महाराणा प्रताप जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसका जो भाई था वो उसके पीछे खड़ा था। तब दोनों भाई गले मिलते हैं और तभी बताते हैं कि बलीचा नामक स्थान पर एक नाले को क्रॉस करते समय, कूदते समय महाराणा प्रताप का जो स्वामी मानी घोड़ा था, जो स्वामी भक्त घोड़ा था, वो वहाँ पर क्या हो जाता है, गिर जाता है और वहीं पर वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और बताते हैं कि महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा जो चेतक, उसकी छतरी भी बलीचा के अंदर बनी हुई है। तो इस युद्ध में अगर एक तरफ से देखा जाए तो ये एक अपमानजनक संधि मान लो आप, क्योंकि महाराणा प्रताप को
मान सिंह ने अकबर को कहा था कि मैं महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ के लाऊंगा या उसको मार के आऊँगा, लेकिन बताते हैं कि महाराणा प्रताप को न तो मारा गया और न ही उसको जिंदा पकड़ा गया, क्योंकि महाराणा प्रताप जंगलों की ओर भाग गया। तब बताते हैं कि इसमें मान सिंह से बहुत खफा हुए थे, बहुत नाराज़ हुए थे अकबर, और उससे बताते हैं कि जो मनसबदारी थी वो भी छीन ली गई थी। तब एक तरफ से देखा जाए तो अनिर्णायक युद्ध रहा था हल्दी घाटी का युद्ध, और हल्दी घाटी का युद्ध है वो राजस्थान हिस्ट्री में बहुत ही अपना महत्व रखता है। देखिए बंदायनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। देखिए एक इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोंड ने इस युद्ध को थर्मोपोली की लड़ाई कही है, थर्मोपोली की लड़ाई। अबुल फजल ने खमनोर की लड़ाई, खमनोर का युद्ध, खमनोर का, यानी ये इसके निकनेम है। बंदायनी ने गोगुंदा का युद्ध, कर्नल जेम्स टोंड ने थर्मोपोली की लड़ाई और अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध। ये थर्मोपोली की लड़ाई है ना, वो यूनान के इतिहास में लड़ी गई थी वर्ल्ड हिस्ट्री में। आपने देखा ही होगा, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे अपन तब मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ें। यानी बंदायनी ने गोगुंदा का युद्ध, कर्नल जेम्स टोंड ने थर्मोपोली की लड़ाई और अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध। अब बताते हैं कि एक तरफ से देखा जाए तो महाराणा प्रताप जंगलों में जाता है और जंगलों में जाकर आदिवासियों की भील मीणा ये जो जातियाँ थी इनका क्या करता है, एक तरफ से संगठन करता है, और संगठन करने के पश्चात फिर ये दिवेर का युद्ध, अनेकों प्रकार के अन्य युद्ध भी लड़ेगा। और हल्दी घाटी का जो युद्ध है इसमें जो अकबर चाहता था, अकबर यही चाहता था कि महाराणा प्रताप मेरे पास आए और मेरे घुटनों के बल बैठकर मेरी क्या करे, अधीनता स्वीकार करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसका जो सपना था वो सपना ही रह गया, और इस प्रकार का जो सपना लेके आया था उसका पूरा नहीं हुआ। और बताते हैं कि इसी कारण आगे फिर अनेक प्रकार की और लड़ाइयाँ लड़ी जाएगी, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त। धन्यवाद।